हेलो एवरीवन। टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? बच्चे को शिक्षा पर अधिकार दिया गया, यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार होता है, उस अधिकार में जीवन का अधिकार, वही में शिक्षा का अधिकार भी इसको है। उसको पढ़ने का अधिकार है और इसकी जवाबदेही सरकार की होती है। पूरे विश्व में आरटीई लागू कराने वाला प्रथम देश नॉर्वे था। वहाँ की सफलता को देखते हुए, वहाँ के वातावरण को देखते हुए भारत में भी इसको लागू करने का प्रयास शुरू हुआ। सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे, उन्होंने 1910 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था कि एक बच्चे को जो है निःशुल्क मतलब कोई पैसा नहीं देना पड़े, अनिवार्य मतलब उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए, प्राथमिक शिक्षा दी जाए, कम से कम इसका प्रस्ताव रखा था। लेकिन भारत सरकार उस समय नहीं थी, भारत का जो भी शासन संचालन था वो अंग्रेज के हाथ में था, इसको नहीं माना गया। फिर भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इस चीज़ को ध्यान रखा गया कि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। तो शिक्षा को अनुच्छेद 45 के तहत रखा गया। शिक्षा समवर्ती सूची में है। अब इसके कार्यकाल को देखिए कि आरटीई कैसे आया। 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन किया गया। यह 86वां संविधान संशोधन में क्या था? तो संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 21A बनाया गया। आर्टिकल 21 क्या है? मतलब जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया गया। यह अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बना था, उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थे। 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया, जिसका काम था कि जो आर्टिकल 21A जो बना है तो उसके तहत जो बच्चे हैं उसको अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर ध्यान देना। तो 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना, लेकिन आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। फलस्वरूप 2009 में फिर से एक कानून बनाया गया और जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीई 2009। 2009 इसलिए बोलते हैं क्योंकि बना 2009 में ही था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारा वित्तीय मामला भी था। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। इस प्रावधान में है क्या, ध्यान में रखिएगा। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, उसके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा होगी। 6 to 8, 1 to 5 और 6 to 8, मतलब 1 to 8, 1 से 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, जो सामान्य बालक होंगे, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। वहीं अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी में है, जिसको विकलांग बोलते हैं, तो दिव्यांग कैटेगरी में है तो उसको 18 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि दिव्यांगों की पढ़ाई उनकी बीमारी के कारण थोड़ा लेट से होती है, इसलिए लेट से उनको अवसर मिल पाने के कारण ऐसा प्रावधान किया गया। उम्र के आधार पर नामांकन हो। किसी बच्चे को ऐसा नहीं है कि क्लास 1 में ही एडमिशन होगा। जिस बच्चे की जिस कक्षा के अनुरूप उसका उम्र होगा, उसके अनुरूप उसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। मान लेते हैं कोई बच्चा 6 वर्ष में शुरू कर दिया पढ़ना, 1 में चला गया, लेकिन वही बच्चा, कोई बच्चा जो है 6 वर्ष में नहीं करके वो 10 वर्ष में पढ़ना शुरू किया। अब 10 वर्ष के बच्चे को हम लोग 6 वर्ष के बच्चे के साथ नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग उसके उम्र के आधार पर क्लास 3 या 4 में जो होगा उसको स्थान देंगे। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे संभव है कि 1 2 पढ़ा नहीं है, 4 में कैसे चला जाएगा? यहाँ पर यह माना गया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो गया रहता है
उसको एक अलग से अगर टीचिंग कराई जाए, अलग से उसको सुविधा दी जाए, तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे। उनका मेंटल लेवल तो हो चुका है, केवल उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, उसको थोड़ा सा पूर्व ज्ञान दिया जाए तो जल्द सीख लेंगे। जैसे आप हैं, तो आप कुछ दिन में ही पूरा का पूरा चीज़ सीख लेंगे, लेकिन छोटा कोई बच्चा होगा तो उसको 1 साल लग जाता सीखने में। आपका मेंटल लेवल है, इसलिए आपको कम दिन में ही उसको कवर करा दिया जाए, एक्स्ट्रा क्लास देके उसको कवर करा दिया जाए। बिना परीक्षा के नामांकन होगा। बहुत सारे स्कूलों में पहले टेस्ट लिया जाता है, पहले बच्चे का टेस्ट, उसका माता पिता का टेस्ट, तब एडमिशन होता था। यह बहुत गलत कार्य था। इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत सारे माता पिता पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, तो उनके बच्चे का एडमिशन रुक जाता था। छोटे बच्चे हैं, क्या जानते हैं जो उनका टेस्ट ले रहे हैं, पहले पढ़ाइए फिर टेस्ट लीजिए ना। इसके लिए किया गया कि बिना परीक्षा का नामांकन होगा। नामांकन के लिए कोई परीक्षा नहीं देना है। प्रत्येक बच्चे को ट्यूशन मना कर दिया गया, शिक्षक को भी ट्यूशन मना कर दिया गया। अगर शिक्षक ट्यूशन पढ़ाएंगे तो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे कि तुम मेरे यहाँ ट्यूशन में आओ ना, कोचिंग में आओ ना, तो वहाँ पढ़ाते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं स्कूल में, वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन उसी बच्चे को बोलेंगे कि तुम यहाँ के अलावा मेरे यहाँ ट्यूशन ही पढ़ लो। इसलिए ट्यूशन पर मना कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति आरटीई के तहत पकड़ा जाता है, कोई टीचर अगर पकड़े जाते हैं कि स्कूल के अलावा ट्यूशन पढ़ा रहे हैं अगर अपने समान कक्षा को, तो फिर उन पर कार्रवाई हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए सरकार पैसा दे रही है उसको वहीं पर कीजिए, आपको एक्स्ट्रा पैसा लेकर ट्यूशन नहीं कराना है। इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है। घर के पास स्कूल हो, इस पर ध्यान दिया गया कि 1 किलोमीटर, अगर 1 to 5 स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, तो 1 किलोमीटर के दायरे में होगा। और 6 to 8 है, उच्च प्राथमिक है, तो 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत दूर नहीं जाने के कारण स्कूल छोड़ देते थे, ड्रॉप आउट हो जाते थे। एडमिशन तो ले लेते थे लेकिन ड्रॉप आउट हो जाते थे। साथ में ये भी होता था कि दूर माता पिता सेफ नहीं समझते थे, सुरक्षित नहीं समझते थे कि भेजें, इसके कारण भी नहीं जाते थे। इसमें हुआ कि नहीं, हम आपके घर के पास में स्कूल बनाएंगे। 1 to 5 मतलब प्राथमिक विद्यालय जो होगा वो 1 किलोमीटर के दायरे में होगा, रेडियस में होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। इसमें एक और प्रावधान किया गया कि आंतरिक मूल्यांकन जो है, एक प्रावधान किया गया कि कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। बच्चा फेल क्यों करता है? बच्चा नहीं पढ़ता तब करता है। बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है? बच्चे को तो पढ़ने आता ही नहीं है। बच्चे को पढ़ाने का काम है टीचर का है। बच्चा फेल मतलब टीचर फेल, इसलिए फेल तो कराना ही नहीं है। अगर आप पढ़ाए हुए हैं तो आप आंतरिक मूल्यांकन कीजिए। एक एग्जामिनेशन का प्रेशर बच्चे को क्यों दे रहे हैं? आंतरिक मूल्यांकन में क्या होता है कि हम लोग साल भर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप किसी बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते समझ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा इतना जानता है, ये बच्चा इतना जानता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं जान सकता। आंतरिक मूल्यांकन यही है कि अपने बच्चे को हम लोग स्कूल लेवल पे ही शुरू से ही मूल्यांकन हमेशा करते रहें, सतत मूल्यांकन करते रहें, समझ जाए कि हाँ इस लायक हो चुका है। तो वहाँ फेल नहीं कराना है। अगर कोई बच्चा फेल करता है, फेल क्या होता है 30% पे, कोई बच्चा अगर फेल करता है इसका मतलब 30% भी ज्ञान आप नहीं दे पाए, ये टीचर फेलियर है, फिर व्यवस्था फेलियर है। इस चीज़ पर ध्यान दिया गया। आप लोग जो सीटेट एग्जामिनेशन देते हैं, तो आईटी में कुल 38 धाराएं हैं। 38 धारा में धारा 23 के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो भी शिक्षक होंगे वो ट्रेंड होंगे और साथ में टीईटी क्वालिफाइड होंगे। यह 2009 में प्रावधान किया गया, जिसको 2010 से इम्प्लीमेंट किया गया कि अब 2010 के बाद 10 में लागू किया गया, मतलब अगले साल 11 से जो इम्प्लीमेंट होगा। 2010 के बाद जो भी शिक्षक बनेंगे उनको टीचर एजिलिटी टेस्ट पास करना होगा। सेंट्रल लेवल पे है तो सीटीईटी पास करना होगा, और सीटीईटी का मान्यता जो है प्रत्येक राज्य अपने अपने यहाँ भी देंगे। नहीं तो प्रत्येक राज्य अपने यहाँ अलग अलग टीचर एजिलिटी टेस्ट का इंतजाम भी करेंगे, जैसे यूपी टीईटी, एसटीईटी, हरियाणा टीईटी, बिहार टीईटी, ये सब होता रहता है।
तो धारा 23 के तहत सीटेट का प्रावधान किया गया। यहाँ पर शिक्षक को विशेष के अलावा कोई गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाए, इस पर ध्यान दिया गया। गैर शैक्षणिक कार्य क्या होता है कि टीचर जो होते हैं पढ़ाते कम हैं और सरकार के बहुत सारे कामों को करने का ज़्यादा कार्य करते हैं, तो गैर शैक्षणिक कार्य हो गया। यहाँ विशेष कहने का तात्पर्य हो गया कि इमरजेंसी वर्क होता है। तो इमरजेंसी वर्क में 3 वर्क आता है। एक इमरजेंसी वर्क में आ गया जैसे चुनाव, तो चुनाव आपका इमरजेंसी वर्क है, तो शिक्षक को चुनाव कार्य में भाग लेना है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है 10 साल पर जनगणना, तो जनगणना करना होगा। और तीसरा होता है आपदा, अगर कोई आपदा आ जाए तो फिर वहाँ पर टीचर को लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड है, पढ़े लिखे हैं। यहाँ 3 कार्य है, वो विशेष कार्य है। उसके अलावा 3 कार्य के अलावा किसी प्रकार के कोई कार्य में अगर लगाया जाता है तो इस चीज़ को रोका गया कि अब टीचर को इन विशेष वर्क के अलावा और किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इन सभी चीज़ के लिए NCPCR का एक गठन किया गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एक निगरानी व्यवस्था की गई। निगरानी जो है करता क्या है कि इस RTE को निगरानी करता है कि इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये निगरानी विभाग NCPCR किसी पे एक्शन ले सकती है। केवल सरकारी विद्यालय नहीं, प्राइवेट विद्यालय को भी इसी के तहत रखा गया। हमारे देश में जितने विद्यालय हैं, प्रत्येक विद्यालय RTE के तहत है। पहले जम्मू कश्मीर का विद्यालय नहीं आता था क्योंकि उसको कुछ स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वहाँ भी RTE लागू हो गई। पहले नहीं था, बाद में लागू हुआ। यहाँ प्राथमिक विद्यालय कहने का तात्पर्य होता है 1 to 5 और उच्च प्राथमिक मतलब 6 to 8, और दोनों को मिला दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 8। सर्व शिक्षा अभियान जहाँ लागू है। यहाँ पर पूर्व प्राथमिक के विद्यालय जो है वहाँ पर विद्यालय नहीं करके उसको आंगनबाड़ी नाम दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्ले स्कूल। आंगनबाड़ी, फ्रॉबेल का आंगनबाड़ी, फ्रॉबेल का नहीं, आंगनबाड़ी कॉन्सेप्ट था। हाँ, मारिया मॉन्टेसरी के गुरु, उनके द्वारा जो शुरू किया गया था वही आंगनबाड़ी, फ्रॉबेल। SMC या SMDC एक स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। SMDC का तात्पर्य होता है स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमिटी। स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमिटी। SMC या SMDC की स्थापना की गई। इस स्थापना में 75% अभिभावक होंगे। अभिभावक कहने का तात्पर्य हो गया जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ेंगे वही विद्यालय का निगरानी करेगा, विद्यालय के कमिटी में रहेगा। 75% लोग वही होंगे जिनके बच्चे किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। उसमें से अनिवार्य रूप से 50% महिला होगी। जो पूरी व्यवस्था होगी उसमें 50% महिला होगी, फिर अन्य लोग हो सकते हैं। इस RTE के तहत 25% प्राइवेट स्कूल जो होता है उसमें गरीब के बच्चे को आरक्षण दिया गया। जो BPL कैटेगरी के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल है तो प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चे जो है वो मुफ्त शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो पैसे वाले के बच्चे हैं उनके साथ बैठ के एक साथ, कोई स्कूल अगर नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य किया गया, जैसे 1 to 5 है तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। 30 बच्चा और एक शिक्षक, प्रत्येक 30 बच्चा पे एक शिक्षक उसके अनुपात में होंगे। अगर 6 to 8 की क्लास है, विद्यालय आपका मिडिल स्कूल है,
तो फिर वहाँ पर 35 से 40 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। 35 से 40 उसकी अब संख्या, बच्चे की संख्या बढ़ जाएगी यहाँ पे। साथ में अगर 150 से ऊपर बच्चे हैं तो एक हेडमास्टर भी होंगे। इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। आरटी के तहत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक हो, उसकी व्यवस्था हो, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, आधारभूत संरचना भी हो, जहाँ बच्चे खेल सके, कुछ सीख सके। शौचालय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए। शौचालय नहीं होने के कारण रिपोर्ट है कि बहुत सारी बच्चियां जो है स्कूल जाना पसंद नहीं करती थी, माता पिता भी नहीं फोर्स करते थे, नहीं भेजते थे। तो शौचालय की व्यवस्था की जाए, एमडीएम की व्यवस्था अच्छे ढंग से की जाए। पहले था 1 to 5 के बच्चे एमडीएम खाएंगे, मिड डे मील लेंगे, फिर बाद में 6 to 8 तक हो गया। आगे चल के प्रावधान होने वाला है कि 12 तक के बच्चे को भी एमडीएम दिया जाएगा, होने वाला है। इस व्यवस्था में एक चीज़ ध्यान दिया गया कि जो भी बच्चे पढ़ेंगे उसको एक सर्टेन क्लास कम से कम मिले। तो वर्किंग डे जिसको बोलते हैं, 1 to 5 की कक्षा के लिए 200 कक्षा, मतलब 200 दिन क्लास होगा। 365 में 200 क्लास 1 to 5 के बच्चे करेंगे। अगर 6 to 8 के बच्चे हैं तो 220 डे उनकी कक्षा चलेगी। इस कक्षा में ध्यान रखा गया कि 1 to 5 के जो बच्चे हैं 800 घंटे एक साल में पढ़ाई कम से कम करेंगे। अगर 6 to 8 के बच्चे हैं 1000 घंटे उनकी पढ़ाई होगी। साप्ताहिक तौर पर देखा जाए तो 45 घंटा पाठ्य योजना के साथ ये प्रावधान किया गया, अर्थात 7.5 घंटा का एक विद्यालय चलेगा। जो विद्यालय का जो टाइमिंग होता है, इसे सामान्य तौर पर 9 बजे से 4:30 बजे तक का होता है। तो बच्चे और टीचर 9 बजे तक पहुंच जाएंगे और 9 से फिर उसके बाद 4:30 तक, तो 3:30 में छुट्टी हो जाएगी और 1 घंटा जो है पाठ्य योजना बनाने के लिए देना होगा। बिना लेसन प्लान के आपको क्लासरूम में नहीं जाना है। तो कल हमको जो पढ़ाना है वो पाठ्य योजना 3:30 से 4:30 के बीच में आपको बना लेना है, अपने प्रिंसिपल से अप्रूव करा लेना है और फिर अगले दिन प्रेजेंट करना है। यह प्रावधान किया गया। इसमें अनुच्छेद 51A के तहत यह व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक बच्चे का नामांकन हो, प्रत्येक बच्चे का नामांकन हो। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे के नामांकन से मना करते हैं तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है। कोई विद्यालय किसी बच्चे को बाहर नहीं कर सकता है, कोई विद्यालय किसी बच्चे के लिए नकार नहीं सकता है, उसके एडमिशन को रोक नहीं सकता है, उसको बाहर नहीं कर सकता है। नामांकन उसका अधिकार है, उसको अधिकार को देना होगा। स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया था, उसी चीज़ का यहाँ जिक्र है। इस तरह से हम लोग आरटी के बहुत सारे प्रावधानों को देखें। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद,